रंग खूबसूरत है पर नकली है। हुमैन ने डिनर टेबल पर बैठे फिश और चिप्स खाते हुए डिबिया को रईसा की तरफ सरकाया, जो सलाद का एक प्याला खाते हुए उसकी बात सुन रही थी। खुली हुई डिबिया को बंद करते हुए उसने उसी हाथ से अपने ग्लास ठीक किए और बड़े तहम्मुल से कहा, मैं जानती हूँ। वो फिश और चिप्स तकरीबन निगल रहा था और साथ टीवी लाउंज में टीवी पर मगी का एक मैच देख रहा था। रईसा वीकेंड गुजारने वहां आई थी, अमेरिका वापस आने के बाद, और अगले दिन अनाया भी वहां पहुंच रही थी और इस वक्त एक फास्ट फूड से होम डिलीवरी सर्विस के जरिए मंगवाया गया खाना खाने में मसरूफ थे जब रईसा ने वो अंगूठी उसे दिखाई थी। तुमने किसी को देनी है या तुम्हें किसी ने दी है? हुमैन ने मैच देखते देखते चिली सॉस की बोतल तकरीबन अपनी प्लेट में खाली करते हुए उससे पूछा। हिशाम ने दी है, रईसा ने किसी तमहीद के बगैर मध्यम आवाज में बेहद संजीदगी से कहा। इस बार हुमैन ने स्क्रीन से नजरें हटाई थीं। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी, उसने एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद उसी सांस में कहा। मतलब? हुमैन अब संजीदा हो गया था। उसने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मैंने उसका प्रपोजल कबूल नहीं किया। मैं चाहती हूँ पहले दोनों फैमिलीज आपस में बात कर लें, रईसा ने उसे मुख्तसरन बताया। लेकिन हिशाम तो अभी अपनी फैमिली के साथ बहरीन में होगा, उसकी फैमिली क्या वहां से आकर बात करेगी? हुमैन ने जवाबन उससे पूछा। वो दोनों हिशाम और उसकी फैमिली के हवाले से बात कर रहे थे। 3 दिन पहले बहरीन में होने वाले रॉयल फैमिली के इस फिजाई हादसे में वहां के हुक्मरान और उसकी फैमिली की 6 अफराद की हलाकत हुई थी। बहरीन का हुक्मरान हिशाम का ताया था और इस हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद हिशाम अपनी फैमिली के साथ बहरीन चला गया था। रईसा भी उसके साथ ही अमेरिका वापस आई थी। हिशाम तो आ जाएगा अगले हफ्ते, लेकिन उसकी फैमिली अभी रहेगी वहां, रईसा ने उससे कहा। तो फिर क्या होगा? हुमैन ने दोबारा चिप्स खाना शुरू करते हुए कहा। इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूं, तुम बताओ, रईसा ने उसे जवाबन कहा। मम्मी करेंगी साफ डो टोक इनकार। चिली सॉस में मछली का टुकड़ा डबोते हुए हमीन ने जैसे मुस्तकबिल का नक्शा 2 जुमलों में उसके सामने खींचा। हाँ, मुझे पता है। रईसा ने गहरा सांस लिया। तुम्हें पसंद तो नहीं है ना? हमीन ने उससे इसी तरह सरसरी से अंदाज में पूछा जैसे ये कोई आम सी बात थी। है, उसने यकलफ्जी जवाब दिया और एक पूरा जैतून उठाकर निकला। टू बैड, हमीन ने जैसे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। अनाया और अब्दुल्ला का पता है तुम्हें, उसके बावजूद तुम। रईसा ने उसकी बात काटी। हशाम पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन बहरीनी है, बल्कि अरब है। हमीन ने उसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया था। वैसे तो वो अमरीकी है, रईसा ने जैसे मुदाफियाताना अंदाज में कहा। अमरीकी तो मम्मी को वैसे ही जहर लगते हैं। हमीन ने बेहद इत्मीनान से तस्वीर का एक और तारीख पहलू उसे दिखाया। इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूं। रईसा ने सलाद खाना बंद कर दिया। तुम एक बात बताओ, तुम्हें वो सिर्फ पसंद है या मोहब्बत वगैरह है? रईसा ने उसे जवाबन घूरा। सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, हमीन ने मुदाफियाताना अंदाज में बेइख्तियार कहा। ये जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है, रईसा ने जताने वाले अंदाज में कहा। कॉमन सेंस का होगा फिर, वो तो मेरी वैसे ही खराब है। प्लेट साफ करते हुए हमीन ने बेहद इत्मीनान से कहा। तुम कुछ कर सकती हो या नहीं? रईसा ने उसको अगला जुमला बोलने से पहले कहा। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसका फायदा नहीं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि तुम मेरी मुलाकात हशाम से कराओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हवाले से वो दरअसल कितना सीरियस है। वो मैं करवा दूंगी, वो मसला नहीं है, रईसा ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। और अगर मम्मी या बाबा नहीं मानते फिर? हमीन ने यकदम उससे कहा। वो खामोश बैठी रही। फिर उसने कहा, मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी जज्बाती वाबस्तगी नहीं है कि मैं उसे छोड़ ना सकूं। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहना चाहिए। बाबा को इतराज नहीं होगा, लेकिन मम्मी का मैं कह नहीं सकता। कोशिश करूंगा। लेकिन हिशाम ने अपनी फैमिली से बात की है तुम्हें प्रपोज करने से पहले? क्योंकि अगर उसकी फैमिली को कोई इतराज हुआ तो मम्मी बाबा में से कोई भी इस प्रपोजल पर गौर नहीं करेगा। हुमैन को बात करते करते ख्याल आया था, अपनी फैमिली से बात करके ही उसने मुझसे बात की है, उसकी फैमिली को कोई इतराज नहीं है। रईसा ने उसे जैसे यकीन दहानी कराई। हुमैन उसकी बात सुनते हुए अपने मेज पर धरे फोन की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था और अपनी उंगली से स्क्रीन को स्क्रोल कर रहा था। रईसा को लगा उसने उसकी बात गौर से नहीं सुनी। तुम मेरी बात सुन रहे हो? रईसा ने जैसे उसे मुतवज्जी किया। हाँ, मैं हिशाम को सर्च कर रहा हूँ, उसने जवाबन कहा। क्या? रईसा चौंकी। हिशाम को और उसकी फैमिली को पता है कि तुम अडॉप्टेड हो? हुमैन उसी तरह स्क्रीन स्क्रोल कर रहा था। हिशाम को पता है तो जाहिर है उसकी फैमिली को भी पता होगा।
वो एक लम्हे के लिए ठिठकी और फिर बोली, ओह। हुमैन अपनी फोन की स्क्रीन पर कुछ पढ़ते बेख्तियार चौंका था। क्या हुआ? रईसा चौंकी। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और शायद बुरी भी। हुमैन ने एक गहरा सांस लेकर सर उठाया और उसे देखा और फिर अपना फोन उसके सामने रख दिया। वो शख्स दीवार पर लगी रईसा की तस्वीर के सामने पिछले 15 मिनट से खड़ा था, पलकें झपकाए बगैर, टिकटिकी बांधी उस लड़की का चेहरा देखते हुए, चेहरे में कोई शबाहत तलाश करते हुए, सालार सिकंदर की शजरा में दबी आतिशफिशां की शुरुआत ढूंढते हुए। अगर वो उस शख्स को निशाना बना सकता था तो इसी एक जगह से बना सकता था। वो होंठ काटती हुई कुछ बड़बड़ा भी रहा था। खुद कलामी, एक स्कैंडल का ताना बाना तैयार करने के लिए एक के बाद एक मकरू फिरीब का जाल, वजूहात, हकाइक को छुपानी। वो एक गहरा सांस लेकर अपने अकब में बैठे लोगों को कुछ हिदायत देने के लिए मुड़ा था। CIA हेडक्वार्टर्स के उस कमरे की दीवारों पर लगे बोर्ड्स, छोटे बड़े नोट्स, फोटोग्राफ्स और एड्रेसेस की चट्टों से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद चंद आदमियों में से 3 इस वक्त भी कंप्यूटर पर मुख्तलिफ डेटा खंगालने में मसरूफ थे। ये काम वो पिछले 1.5 माह से कर रहे थे। इस कमरे में जगह जगह बड़ी बड़ी डिब्बे खुले पड़े थे, जो मुख्तलिफ फाइल्स, टेप्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के तराशों और दूसरे रिकॉर्ड से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद रिकॉर्ड कैबिनेट्स पहले ही भरी हुई थीं। कमरे में मौजूद तमाम डेटा उन कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क्स में भी महफूज था। कमरे में मौजूद 2 आदमी पहले 1.5 माह सालार सिकंदर के बारे में ऑनलाइन आने वाला तमाम रिकॉर्ड और मालूमात इकट्ठी करते रही थी। कमरे में मौजूद तीसरा शख्स सालार और उसकी फैमिली के हर फर्द की ईमेल रिकॉर्ड खंगाल रहा था। चौथा शख्स उसकी फैमिली और माली मालूमात को चेक करता रहा था। इस सारी जद्दोजहद का नतीजा उन तस्वीरों और शजरा नसब की सूरत में उन बोर्ड्स पर मौजूद था। वो 4 अफराद दावा कर सकते थे कि सालार और उसकी फैमिली की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड अगर खुदा के पास मौजूद था तो उसकी एक कॉपी इस कमरे में भी थी। सालार की जिंदगी के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उनके इल्म में नहीं थी या जिसके बारे में वो सबूत नहीं दे सकते थे। CIA के स्टिंग ऑपरेशन से लेकर उसकी 9 एज की गर्लफ्रेंड्स तक और उसकी माली मामलात से लेकर उसकी औलाद की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ तक उनके पास हर चीज की तफसीलात थीं। लेकिन सारा मसला ये था कि 1.5-2 माह की इस मेहनत और पूरी दुनिया से इकट्ठी की हुई इस डेटा में से वो ऐसी कोई चीज नहीं निकाल सकी थी जिससे वो उसकी किरदार कशी कर सकी। वो टीम जो 15 साल इस तरह की मकासद पर काम करती रही थी, ये पहली बार था कि वो इतनी सरतोड़ मेहनत के बावजूद उस शख्स और उसके घराने के किसी शख्स के हवाले से किसी किस्म का स्कैंडल ढूंढ नहीं पाई थी। 200 पॉइंट्स की जो चेकलिस्ट उन्हें दी गई थी, वो 200 क्रॉसेस से भरी हुई थी और ये उनकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। उन्होंने ऐसा साफ रिकॉर्ड किसी का नहीं देखा था। किसी हद तक सताइश के जज्बात रखने के बावजूद वो एक आखिरी कोशिश कर रही थी। एक आखिरी कोशिश। कमरे के एक बोर्ड से दूसरे और दूसरे से तीसरे बोर्ड तक जाते जाते वो आदमी सालार के फैमिली ट्री की उस तस्वीर पर रुका था। उस तस्वीर के आगे कुछ और तस्वीरें थीं और उनके साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स। एकदम जैसे उसे बिजली का झटका लगा था। उसने उस लड़की की तस्वीर के नीचे उसकी तारीखी पैदाइश देखी, फिर मुड़कर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए आदमी को वो साल बताते हुए कहा, देखो, इस साल इन डेट्स पर ये कहाँ था। कंप्यूटर पर बैठे हुए आदमी ने चंद मिनटों के बाद स्क्रीन पर नमूदार होने वाली तहरीर पढ़ते हुए कहा, पाकिस्तान। सवाल करने वाले आदमी की होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई थी। कब से कब तक? उस आदमी ने अगला सवाल किया। कंप्यूटर के सामने बैठे हुए शख्स ने कीबोर्ड पर उंगलियों को हरकत देते हुए स्क्रीन पर देखते हुए उसे तारीखें बताईं। आखिरकार हमें कुछ मिल ही गया, उस आदमी ने बेइख्तियार एक सीटी बजाते हुए कहा था। उन्हें जहाज डबोने के लिए टारपीडो मिल गया था। ये 15 मिनट पहले की रुदात थी। 15 मिनट बाद वो अब जानता था कि उसे इस आतिशफिशां का मुंह खोलने के लिए क्या करना था। जिब्रील नींद से फोन की आवाज पर हड़बड़ा कर उठा था। उसे पहला ख्याल अस्पताल का आया था, लेकिन उसके पास आने वाली वो कॉल अस्पताल से नहीं आई थी। उस पर नसा का नाम चमक रहा था। वो गैर मतवक्कु थी। 1 हफ्ते पहले असफंद की तदफीन के दौरान उसकी मुलाकात नसा से एक लंबे अरसे की बात हुई थी, और उसके बाद इस तरह रात की इस वक्त आने वाली कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से उसने जिब्रील से माजरत की थी कि वो रात की इस वक्त उसे डिस्टर्ब कर रही थी, और फिर बेहद इस्तराब के आलम में उसने जिब्रील से कहा था, तुम आयशा के लिए कुछ कर सकते हो? जिब्रील कुछ हैरान हुआ। आयशा के लिए? क्या? वो पुलिस कस्टडी में है। वॉट? वो हक्का बक्का रह गया। क्यों? कत्ल के केस में, वो दूसरी तरफ से कह रही थी। जिब्रील सक्ता में रह गया। किसका कत्ल?
وہ اب رونے لگی تھی۔ اسفند کا، جبریل کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔